हेलो। आज शुरू करते हैं जनन स्वास्थ्य। आपका है चौथा चैप्टर है ये। ठीक है, चौथे चैप्टर है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो सबसे पहले देखते हैं कि जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य जनन स्वास्थ्य कहलाता है। मतलब जनन से संबंधित बच्चे पैदा करना, उसके बाद सब सब कुछ जो भी है पहलुओं पर एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य है जो जनन स्वास्थ्य कहलाता है। इन सब पर विचार करना जनन स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है, और इसमें जनन स्वास्थ्य की जो समस्याएं पैदा होती हैं वो किन कारण से होती हैं। अशिक्षित समाज, जो हमारा समाज है वो अशिक्षित समाज है, और ये अशिक्षित समाज जो है, अशिक्षित समाज होने के कारण ये जनन स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देता है। बाल विवाह भी एक इसका कारण है, जो जब लड़कियों की उम्र ही नहीं होती है शादी करने की तब भी उनकी शादी करा दी जाती है, जिस कारण वो विभिन्न परेशानियों से जूझती हैं। असमय या कम उम्र में गर्भधारण करना, 18 साल की उम्र से कम की लड़की की शादी करा दी जाए और उसका गर्भधारण हो जाए तो उससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। यौन शिक्षा की कमी, यौन शिक्षा की कमी का अर्थ ये है कि कुछ हमारे यहाँ जो है अधिकतर लोगों को यौन शिक्षा के बारे में पता ही नहीं है। उन्हें यौन शिक्षा का ज्ञान ही नहीं है, और वो बातें भी इसके बारे में नहीं करना चाहते, ना ही पढ़ना चाहते हैं। इस कारण क्या है, इन्हें यौन शिक्षा की कमी आ जाती है। यौन संबंधी रोगों की जानकारी ना होना, यौन संबंधी जो रोग होते हैं जैसे ल्यूकोरिया है और भी बहुत सारी परेशानी होती हैं, ये सब इनके बारे में भी बच्चे नहीं जानते हैं, लोग नहीं जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो आया है ये है, इम्पोर्टेंट नोट्स करके जो लिखा हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, जो कार्यक्रम है 1997 में भारत देश में शुरू हुआ था, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम या RCH प्रोग्राम। इसका नाम आज जो है बदलकर परिवार कल्याण रख दिया गया है। परिवार कल्याण के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो पेपर में आएगा 1997 में क्या क्या हुआ था, तो आपको यही बता रहे हैं 1997 में ये कार्यक्रम शुरुआत हुई थी। इस कार्यक्रम का नाम है जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम या परिवार कल्याण। जन्म नियंत्रण एवं या परिवार नियोजन, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जन्म नियंत्रण या परिवार नियोजन मतलब बच्चों के बीच में जो अंतर रखना होता है, इसका मतलब ये भी होता है, और किस प्रकार जनसंख्या को नियंत्रण किया जाए, है ना। तो इससे कई उपाय होते हैं। अस्थायी विधियाँ होती हैं जो एक बार करा ली जाती हैं, उसके बाद परमानेंट हो जाती हैं। अस्थायी अस्थायी होती हैं कुछ, जो अस्थायी होती हैं मतलब कुछ विधियाँ जिनके कारण हम क्या करते हैं कि प्रेगनेंसी को लेट कर सकते हैं। जैसे प्राकृतिक विधियाँ होती हैं, संभोग व्यवधान कर दिया जाए, आवधिक संयम लिया जाए, या स्तनपान अनावर्तव किया जाए, तो जिसके कारण क्या है, स्तनपान कराने से भी बच्चे नहीं होते हैं। जब तक स्तनपान माँ कराती रहती तब तक बच्चे नहीं होती हैं। 6 महीने तक का तो होता ही है। यांत्रिक विधियों में निरोध आता है, कंडोम आता है, जिसकी सहायता से भी हम बच्चे नहीं होते हैं। सर्विकल टोपी जो होती है, सर्वाइकल टोपी, जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय के ग्रीवा भाग पर, गर्भाशय का जो ग्रीवा भाग होता है इस पर एक टोपी लगा दी जाती है, इसे सर्वाइकल टोपी कहते हैं। अंतः गर्भाशय मुक्ति, अंतः सर्वाइकल मुक्ति में क्या होता है, जिसे कॉपर टी भी कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, रासायनिक विधियाँ होती हैं कुछ, जैसे कि फोम क्रीम, ये शुक्राणुनाशक होती हैं, शुक्राणु को ख़त्म कर देती हैं, जिससे कि शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं और अनवांछित प्रेगनेंसी से रोका जा सकता है। सहेली मालाडी आईपिल 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 जो है ये, और सहेली मालाडी ये गोलियां हैं जिनके खाने से भी गर्भधारण को रोका जा सकता है।
अस्थायी विधियाँ होती हैं पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी। पुरुष नसबंदी में जो पुरुष की जो 62 डिफरेंस होती है इसके काट कर अलग कर दिया जाता है, काट कर अलग करके दोनों अलग अलग जगह पे जोड़ दिया जाता है, जिस कारण क्या है पुरुष नसबंदी कहलाती है। महिला नसबंदी में क्या होता है कि जो अंडवाहिनी है, ये गर्भाशय है और ये अंडवाहिनी है, यहाँ पे जो ओवरी है, यहाँ पर जो ओवरी है, ये अंडवाहिनी जो है, इन अंडवाहिनी को काट दिया जाता है और काट कर धागे से बांध दिया जाता है, जिससे कि इसे हम पुरुष महिला नसबंदी कहते हैं। सगर्भता चिकित्सीय समापन, इसमें क्या होता है कि अगर इसके बाद भी अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, 18 साल की उम्र से कम में प्रेगनेंसी हो जाती है, तब सगर्भता चिकित्सीय समापन कराया जाता है, MPT कराया जाता है, मेडिकल प्रेगनेंसी टर्मिनेशन कराया जाता है। इसे सगर्भता चिकित्सीय समापन कहते हैं। भारतीय सरकार में 1971 में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें स्वीकृति दी थी इसके, ठीक है, क्योंकि लोग लड़की पहले तो ये पता लगा लेते थे कि लड़की है नहीं है, और जैसे ही पता चलता था ये लड़की है तो उसको प्रेगनेंसी को टर्मिनेशन करा दिया थे, MPT करा दिया करते थे। इस कारण से सरकार को इस तरह से करना पड़ा। यौन संचित संरोग के बारे में भी हम लोगों को पता होना चाहिए। वे संक्रमण जो संभोग के समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होते हैं, उन्हें यौन संक्रमण कहते हैं। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो संचरण हो रहे हैं यौन क्रिया करने से, तो एक के गुप्तांग से दूसरे के गुप्तांग में अगर वायरस या बैक्टीरिया जा रहे हैं तो इसे हम यौन संचरित संक्रमण कहेंगे। जैसे सूजक, उपदेश, एड्स, हर्पीस वायरस जो होता है इसी तरह से फैलता है, ठीक है। इसके बाद आता है बंध्यता में स्टेरिलिटी या बंध्यता, मतलब इनमें बच्चे नहीं होते हैं। ऐसे कुछ अनेकों दंपति होती हैं जिनके जो बंधे हैं, अर्थात संभोग करने के बाद भी इनमें संतानोत्पत्ति नहीं हो पाती है, बांझपन या बंध्यता कहलाती हैं। अब देखिए ये तो आपका चैप्टर हो गया जनन स्वास्थ्य समाप्त। इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो किताब में दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों को उत्तर हमें आपको बता रहे हैं। समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में विचार प्रकट कीजिए, ये पहला क्वेश्चन है। इसका जो उत्तर है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि समाज में जनन स्वास्थ्य का अर्थ स्वस्थ जननांगों और उनकी सामान्य क्रीड़ा प्रणाली से है। अतः जनन स्वास्थ्य के मतलब से ऐसे समाज से है जिनके व्यक्तियों के जनन अंग शारीरिक व क्रियात्मक रूप से पूर्ण रूपेण स्वस्थ हों और लोगों को यौन शिक्षा के द्वारा उचित जानकारी मिलती है, जिससे समाज में यौन संबंधों के प्रति फैली कुरीतियों और भ्रांतियों को खत्म होती हैं। जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत लोगों को विभिन्न प्रकार के यौन संचारित रोगों अर्थात परिवार नियोजन के उपायों, छोटे परिवार के लाभ, सुरक्षित यौन संबंध आदि प्रति जागरूक किया जाता है। गर्भावस्था के दौरान माता की देखभाल, प्रसवातर मातृ और शिशु की देखभाल, शिशु के लिए स्तनपान का महत्व एवं महत्वपूर्ण जानकारियों के आधार पर स्वस्थ जागरूक परिवार बनेंगे, यह इसके बारे में बताया जाता है। विद्यालय व शिक्षण संस्थानों में प्रदान की जाने वाली स्वस्थ एवं यौन शिक्षा से आने वाली पीढ़ी सुलझी और विचारधारा वाली होगी, जिससे कि हमारा समाज और देश सशक्त होगा। ये तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर है जो दिया हुआ इसमें क्या है। इसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन, जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को सुझाइए जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो इसका जो आंसर है पहला है सुरक्षित संतोषजनक जननिक स्वास्थ्य, ठीक है। जनता को जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूक करना, विद्यालयों में यौन शिक्षा प्रदान करना, लोगों को यौन संचारित रोगों, किशोरावस्था संबंधी बदलावों, समस्याओं के बारे में जानकारी देना, जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणामों से अवगत कराना,
गर्भपात, गर्भ निरोधक, आर्तव चक्र, बांझपन संबंधी समस्याएं के बारे में बताना। मादा भ्रूण हत्या के लिए उल्बेधन का दुरुपयोग आदि के बारे में लोगों को बताना। अब आता है प्रश्न नंबर 3। यह है प्रश्न नंबर 3। विद्यालयों में यौन शिक्षा अति आवश्यक है क्योंकि इससे छात्रों को किशोरावस्था संबंधी परिवर्तनों और समस्याओं के निदान की सही जानकारी मिलेगी। यौन शिक्षा से उन्हें यौन संबंध के प्रति भ्रांतियां व मिथ्या धारणाओं को खत्म करने की सहायता मिलेगी। इसके साथ साथ उन्हें सुरक्षित यौन संबंध, गर्भ निरोधकों का प्रयोग, यौन संचारित रोगों और उनके बचाव निदान के लिए जानकारी प्राप्त होगी। परिणाम स्वरूप आने वाली पीढ़ी भावात्मक और मानसिक रूप से समृद्ध होगी। ये इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या आप जानते हैं कि पिछले 50 वर्षों के दौरान हमारे देश के जन स्वास्थ्य सुधार हुआ है? हाँ, तो इस प्रकार के सुधार के बारे में कुछ लिखिए। 50 वर्षों के दौरान निश्चित ही हमारे देश में जन स्वास्थ्य सुधार हुआ है, जैसे कि शिशु और माता मृत्यु दर घटी है, यौन संचारित रोगों की शीघ्र पहचान और उनका समुचित उपचार हुआ है। पहले तो संचारित रोगों के बारे में पहचान कर ली जाती है, फिर उसका उपचार किया जाता है। बंधे दंपतियों को विभिन्न तकनीकियों द्वारा संतान का लाभ मिला है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और जीवन स्तर दिया गया है। विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधकों की खोज और उपलब्धता, चिकित्सीय सहायता युक्त सुरक्षित प्रसव, लघु परिवारों के लिए प्राथमिकता, यौन संबंधी मुद्दों पर बढ़ती हुई जागरूकता, बढ़ती जनसंख्या के नियंत्रण हेतु प्रयासरत सरकार व आम जनता। ठीक है, तो ये सब इसके पॉइंट्स हैं। जनसंख्या विस्फोट के कौन कौन से कारण हैं? तो विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकंड या 2 लाख सैकड़ों हजार 10,000 लाख 2 लाख प्रति व्यक्ति प्रतिदिन या 60 लाख व्यक्ति प्रति माह या 7 करोड़ प्रति वर्ष दर से बढ़ रही है। 1 सेकंड में 2 व्यक्ति पैदा हो जा रहे हैं। आबादी में इस तीव्रता से वृद्धि जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यह मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वांछित कमी न आने के कारण होता है। किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में बढ़ती हुई आबादी या जनसंख्या को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि किन किन कारणों से होती है, इसके बारे में जान लीजिए। कि स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR इसे कहते हैं, तथा मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR में कमी आई है। मतलब MMR में कमी आई है और IMR में कमी आई है। जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होना, जो जनन करने योग्य व्यक्ति हैं उनकी संख्याओं में वृद्धि हुई है, इस कारण भी जनसंख्या विस्फोट की समस्या है। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर में सुधार होना, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी मिलती हैं जिस कारण क्या है कि अधिकतर बच्चे जीवित रह जाते हैं। अशिक्षा के कारण व्यक्तियों को परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान न होना, परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान ही नहीं है, अशिक्षा होने के कारण परिवार नियोजन के तरीकों को पूर्ण रूप से न अपनाया जाना। परिवार नियोजन के जो तरीके हैं जो हमने ऊपर बताए थे अभी, उनको पूर्ण रूप से नहीं अपनाएंगे तो भी जनसंख्या विस्फोट होगी। वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों द्वारा अनेक महामारियों का समूल रूप से निवारण होना, निम्न सामाजिक स्तर के कारण अधिकांश निर्धन व्यक्ति यह विश्वास कर लेता है कि जितने अधिक बच्चे होंगे वे काम करके अधिक धनोपार्जन करेंगे। सामाजिक रीति रिवाजों के कारण पुत्र प्राप्ति की चाह में दंपत्ति संतान उत्पन्न करते रहते हैं। ठीक ही है। क्या गर्भ निरोधकों का उपयोग न्यायोचित है? बताइए। तो विश्व की बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधक कौन कौन से, जैसे आईपिल, मालाडी,
है ना। निरोधकों का उपयोग किया था, दवाइयों का। कंडोम और गर्भ एवं गर्भ निरोधक जैसे गर्भ निरोधक से न सिर्फ गर्भवता से बचाया जाता है, कंडोम फ्लेवर वाले भी आते हैं, न सिर्फ सगर्भता से बचा जा सकता है, बल्कि यह अनेक यौन संचारित रोगों से और संक्रमणों से भी बचाव करता है। गर्भ निरोधक के प्रयोग द्वारा किसी भी प्रकार के अवांछनीय परिणाम से बचा जा सकता है, उसे रोका जा सकता है। विश्व के अधिकांश दंपति गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे कि गर्भ निरोधकों के सभी इन सभी महत्वों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इनका उपयोग न्यायोचित है। जनन ग्रंथियों का हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता है। जनन ग्रंथियों का हटाना गर्भ निरोधक के अंतर्गत वे सभी युक्तियां आती हैं जिनके द्वारा अवांछित गर्भ को रोका जा सकता है। गर्भ निरोधक पूर्ण रूप से ऐच्छिक एवं उत्क्रमणीय होते हैं। व्यक्ति अपनी इच्छानुसार इसका प्रयोग बंद करके गर्भधारण कर सकता है। इसके विपरीत जनन ग्रंथि को हटाने पर शुक्राणु व अंडाणुओं का निर्माण स्थायी रूप से खत्म हो जाता है, अर्थात ये उत्क्रमणीय नहीं होते हैं। ये एक बार जनन ग्रंथि के हटाने पर पुनः धारण करना असंभव होता है। ठीक है, जनन ग्रंथियों को इसलिए हमें नहीं हटाना चाहिए क्योंकि इसका पुनः धारण करना असंभव होता है। अगला क्वेश्चन है 8वां, उल्वेदन। उल्बवेधन एक घातक लिंग निर्धारण जांच प्रक्रिया है जो हमारे देश में निषेधित है। क्या ये आवश्यक होना चाहिए? उल्बवेधन एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत माता के गर्भ में से एमनियोटिक फ्लूइड, जो माता का जो गर्भ होता है उसके अंदर एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है। जो बच्चा है उस बच्चे के बाद बाहर की तरफ एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ये क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड होता है का कुछ भाग सिरिंज द्वारा बाहर निकाला जाता है। इस द्रव में फीटस की कुछ कोशिकाएं होती हैं जिससे गुणसूत्रों का विश्लेषण करके भ्रूण की लिंग की जांच, आनुवांशिक संरचना, आनुवांशिक विकार, उपापचय विकारों का पता लगाया जा सकता है। अतः इस जांच प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य होने वाली संतान में किसी भी संभावित विकलांगता या विकार का पता लगाना है, जिससे माता को गर्भपात कराने का आधार मिल सके। किंतु आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग भ्रूण लिंग ज्ञात करके मादा भ्रूण हत्या के लिए हो रहा है। इसके फलस्वरूप हमारे देश में लिंगानुपात असंतुलित होता जा रहा है। मादा भ्रूण के सामान्य होने पर भी गर्भपात कर दिया जाता है, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में पुत्र जन्म को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा गर्भपात एक बच्चे की हत्या के समतुल्य है। अतः उल्बवेधन पर कानूनी प्रतिबंध लगाना अति आवश्यक है। बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियां। बंध दंपतियों को संतान प्राप्ति हेतु सहायता देने के लिए कुछ विधियां ये रही। पहली है परग्रही शिशु। इनके अंतर्गत शुक्राणु और अंडाणुओं को इन विट्रो निषेचन। कैसा? इन विट्रो निषेचन कराया जाता है। उसके पश्चात भ्रूण को सामान्य स्त्री के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। स्त्री के गर्भ में गर्भकाल की अवधि पूर्ण होने पर सामान्य रूप से शिशु का जन्म होता है। युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, GIFT। इस विधि का प्रयोग उन महिलाओं पर किया जाता है जो लंबे समय से बंध हैं। इसके अंतर्गत लेप्रोस्कोप की सहायता से फैलोपियन नलिका के एम्पुला में शुक्राणु और अंडाणुओं का निषेचन कराया जाता है। अंतः कोशिकीय द्रवीय शुक्राणु वेधन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI।
इसके अंतर्गत शुक्राणुओं को प्रयोगशाला में संबंधित माध्यम में रखकर प्रत्यक्ष ही अंडाणुओं में भेद दिया जाता है। तत्पश्चात भ्रूण और युग्मनज को स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। ये भी अच्छी विधि है। कृत्रिम गर्भाधारण, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इनका उपयोग उन पुरुषों के पर किया जाता है जिनमें शुक्राणुओं की कमी होती है। इस विधि से पुरुष के वीर्य को एकत्रित करके स्त्री की योनि में स्थापित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य निसंतान दंपति अनाथ और आश्रयहीन बच्चों को कानूनी रूप से गोद ले सकते हैं। ठीक है। किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? यौन संबंधों के द्वारा संचारित व अति संक्रामक होते हैं। इनके बचाव किस प्रकार से हैं? देखिए, सहवास के दौरान कंडोम का उपयोग करना, समलैंगिकता से दूर रहना, समलैंगिकता से हमेशा दूर रहें कि लड़की लड़की से शादी करे ना लड़का लड़के से शादी करे, सही है, गे ना बने। परमागी व्यक्ति से यौन संबंध न बनाए, जो परमागी व्यक्ति है उससे यौन संबंध न बनाए। वेश्यावृत्ति से दूर रहें, वेश्याओं के पास न जाएं। किसी भी प्रकार की यौन समस्या होने पर कुशल चिकित्सक से परामर्श लें। तो ये 5 प्रकार हैं जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपना इसे याद करें। छठा है अनजान व्यक्ति से यौन संबंध न बनाएं। ठीक है। अगला 11वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन, ये क्या सही है क्या गलत है? गर्भपात स्वतः ही हो सकता है? गलत। सामान्य परिस्थितियों में गर्भपात स्वतः नहीं होता। गर्भपात का अर्थ है स्वेच्छा से या किसी दुर्घटनावश गर्भ का नष्ट होना। गलत। दूसरा भी गलत है। दूसरा क्या है? बंध्यता को जीवनक्षम संतति न पैदा कर पाने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या है? ये सदैव स्त्री की सामान्यताओं और दोषों के कारण होता है। ठीक है। तो गलत है। बंध्यता स्त्री और पुरुष दोनों के दोषों और विकारों के कारण होता है। अगला क्या है? प्रसव के उपरांत शिशु को भरपूर स्तनपान कराने से अंकुरन नहीं होता है, अतः आर्तव चक्र के प्रारंभ न होने पर गर्भ ठहरने की संभावना भी नहीं होती है, किंतु यह प्रसव के पश्चात 1 से 4-6 महीने तक ही प्रभावी रहता है। अगला है जनन स्वास्थ्य के लिए लोगों का यौन संबंधी समस्याओं, भ्रांतियों और अवधारणाओं के बारे में सही जानकारी देना जरूरी होता है। यौन संबंध, यौन गर्भ निरोधन, यौन रोगों से बचाव आदि महत्वपूर्ण जानकारियां लोगों को जनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाती हैं। अगला है सही कीजिए। तो सही करके आंसर ही लिख दिया है सीधा। गर्भ निरोधक के शल्य क्रियात्मक उपाय युग्मक परिवहन और युग्मक संचार को रोकते हैं। जेनिटल हर्पीज HIV संक्रमण, एड्स जैसे यकृत शोथ बी के अतिरिक्त हेपेटाइटिस बी के अतिरिक्त शेष सभी प्रकार के यौन संचारित रोग पूरी तरह से उपचार के योग्य हैं यदि इन्हें सही समय पर पहचान लिया जाए। तो गर्भ निरोधक गोलियां, पिल्स आदि सभी महिलाओं के बीच लोकप्रिय IT तकनीक में भ्रूण को हमेशा गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट आपका। लाइक करें, शेयर करें मेरे वीडियो को अपने साथियों के साथ।